Hello everyone, welcome to the session of General Science for UPSC Prelims Examination. मैं मंजू शर्मा आज फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूं जो कि है एनिमल किंगडम। हमने इससे पहले प्लांट किंगडम पढ़ा और वेरियस क्लासिफिकेशन और बहुत सारे अलग तरीके के नॉमेनक्लेचर देखे, जिसकी वजह से जो ये अर्थ की बहुत सारी स्पीशीज हैं क्लासिफाइड हैं, किस तरीके से ये स्पीशीज को हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया, लिनस ने कौन सा कितने फोल्ड का क्लासिफिकेशन दिया, और लास्ट विटेकर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मैंने आपको उसमें से मोनेरा पढ़ा दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम दो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है, यानी कि वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स ये बहुत ही कॉमन टर्म है, सबने ही पढ़ी होंगी। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स इज एन एनिमल जिसकी बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी कि हम इनवर्टिब्रेट्स में नहीं आते बिकॉज हमारे तो बैकबोन है और हम सबकी बैकबोन है, बट इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती। अबाउट 98%, ये ध्यान दीजिएगा कि 100% की एनिमल्स की जो 100% की आबादी है उसमें से 98% एनिमल्स ऐसे हैं जो इनवर्टिब्रेट्स है, यानी कि जिनकी बैकबोन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्म, अर्थवर्म देखा होगा आपने, स्नेल देखा होगा, कॉकरोच देखा होगा, हाउस फ्लाई, कॉकरोच हमारा एम्फीबियन में आता है, तो ये तो वर्टिब्रेट हो गया, इसकी तो बैकबोन होगी, स्नेल की नहीं होगी, वर्म की नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज वर्टिब्रेट्स जैसा कि अभी हमने देखा था कि 98% ऑफ एनिमल्स जो है ना वो उनकी बैकबोन नहीं होती, यानी कि सिर्फ 2% बचे। दैट मीन्स हम ह्यूमंस उन 2% ऑफ एनिमल्स में आते हैं जिनकी बैकबोन होती है। ठीक है, और वो बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में कौन से आगे फाइलम्स होंगे? वो हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, एनिमल्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है अभी हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसी से इवॉल्व, फिश से ही इवॉल्व होके एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से इवॉल्व होके रेप्टाइल्स, उससे इवॉल्व होके बर्ड्स और बर्ड से इवॉल्व होके मैमल्स। जब मैं आपको एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी तो इनकी सिमिलैरिटीज भी बताऊंगी, हमारी कुछ स्पाइसेस से भी सिमिलैरिटीज है, हमारी कुछ बर्ड से भी सिमिलैरिटीज पाई गई हैं, तो ये सारी सिमिलैरिटीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मल्टी सेल्यूलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। मैंने बताया था आपको कि जब सेल पढ़ा रही थी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनिमल्स में पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे जो बेबी डेवलप करता है, नया ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा जो जन्म लेता है, उसको कुछ टाइम चाहिए होता है डेवलप होने के लिए। जैसे ह्यूमंस के केस में 9 महीने जो बच्चा है वो माँ के पेट में रहता है, ऐसे ही बफलो के केस में, भैंस के केस में 12 महीने। तो हर ऑर्गेनिज्म पे वो चीज डिफर करती है कि वो जो बेबी है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन सबके अंदर, हर एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ टाइम पीरियड ही होगा जिसमें वो डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, एनिमल्स जो होता है कंज्यूमर होता है, यानी हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। हम प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। प्लांट से ही हम लेकर अपना खाना खाते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, हमारे अंदर मसल और नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि 2N, डिप्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फ्रॉग, रैट, दीज ऑल कम अंडर एनिमल्स, वी नो दैट। ठीक है, अब हमने
देखेंगे कि एनिमल्स में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि अलग अलग लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी के अंदर नर्वस सिस्टम शुरू में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन फिर वो इवॉल्व होते 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 उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि हम सबसे ज्यादा जो ह्यूमंस है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज है, तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ एनिमल्स में सेल्स होते हैं, उनकी टिश्यू लेयर्स होती हैं। कुछ एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे ह्यूमंस में। ह्यूमंस जो होते हैं उनमें लगा लीजिए कि ह्यूमंस के पास सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि हम एवोल्यूशन की लाइन में सबसे ऊपर हैं, हम सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो हमारा ऑर्गन सिस्टम भी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, कुछ भी लगा लो। हमारा ह्यूमंस जो है सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज हैं इस अर्थ की। ठीक है, सारे एनिमल्स के पास सेक्स सेल्स होंगे, और ये ध्यान दीजिएगा कि सारे एनिमल के सेल्स जो होते हैं, सेक्स सेल्स जो होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। सारे एनिमल लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल का डेवलपमेंट होता है। यानी कि किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, पहले सेल बनेंगे, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बीच में कोई भी चीज मिस हो जाती है, इधर वो टिश्यू है, इधर दैट इज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले सेल चाहिए, क्योंकि सेल मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तो ये भी पढ़ाया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से ही हर चीज स्टार्ट होती है। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिमल बॉडी प्लान किस तरीके से होता है, एनिमल की बॉडी किस तरीके से बनती है, उसमें क्या सिमेट्री होती है। अब आप लोग अपनी बॉडी देख लीजिएगा, हमारी बॉडी में क्या है, अगर उसको बीच में से काटे तो इधर एक आंख, इधर एक आंख, इधर एक कान, इधर एक कान, इधर एक हाथ, इधर एक हाथ, तो सिमेट्री में है हमारी बॉडी। जो इधर है वही इधर है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है कि अगर यहाँ देखे यहाँ पे 2 हाथ है, यहाँ पे 1 हाथ है, नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इधर वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में। इसलिए हमारी बॉडी जो है सिमेट्री में होती है। तो सिमेट्री क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एन एनिमल बॉडी पार्ट। एनिमल के बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट सिमेट्री कहलाता है। हमारी बॉडी जैसे सिमेट्री में है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिमेट्री में नहीं होती, मतलब उनका किसी भी तरीके से बॉडी कोई भी सिमेट्री नहीं लगा सकते। ठीक है, और जिनका ऑर्डरली प्लान नहीं होता वो एसिमेट्रिकल होते हैं। 2 तरीके की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। मतलब बॉडी पार्ट्स यहाँ पे अरेंज होते हैं सर्कल के सिस्टम में। सर्कल का मतलब ये बॉडी पार्ट है। रेडियल सिमेट्री बता रही हूं मैं क्या होती है। अगर ऐसे सर्कल काटेंगे, यहां से सर्कल काटेंगे, ऐसे सर्कल, इस सर्कल के इसमें कट करेंगे तो सेम पार्ट्स ही निकल के आएंगे, सेम तरीके के पार्ट निकल के आएंगे। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री कैसी होती है, ये एक बॉडी है, यहां अगर इसको बीच में से काटेंगे तो इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा। ठीक है, यानी कि ये बायलेटरल है, इसमें सिमेट्री आ रही है। जैसे कि यहां देखिए ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में आपको आगे पढ़ाऊंगी स्पॉन्ज क्या होता है। ठीक है, ये स्पॉन्ज एक तरीके का एनिमल होता है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं। अगर तुम यहां से सिमेट्री बनाने की कोशिश करो तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, यहां से सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कुछ और चीजें हैं, तो ये एसिमेट्रिकल है, कोई ऑर्डर है ही नहीं इसकी बॉडी का। ठीक है, अब यहाँ रेडियल सिमेट्री। अब तुम देखो यहां से काट के देखो, यहाँ दो आर्म्स हैं, इसको इधर से काट लो, इधर 2 आर्म्स हैं, तो हर जगह से सिमेट्री बन रही है रेडियल। ठीक है, जहां से भी काट लो सेम चीजें बन रही हैं। अब यहाँ बायलेटरल, बीच में से काटोगे इसे, इधर भी सेम चीज आएगी, इधर भी सेम चीज आएगी, यहाँ पे भी एक लेग है, यहाँ पे भी एक लेग है, तो ये कहलाता है सिमेट्री। ठीक है, अब क्या देखना है कि जो गट होता है इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हुआ है कि गट किस तरीके का प्रेजेंट है।
किस तरीके, हमारे अंदर जो स्टमक है वो पूरा डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड है, पूरा पाइप्ड एलिमेंट्री कैनाल पूरा खाना लेकर जाता है और गट में हमारे स्टमक में छोड़ देता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जहां पे क्या होता है कि एक कैविटी प्रेजेंट हो जाती है, एक कैविटी सी बनी होती है ऐसे गोल सी, ठीक है, उसी के अंदर सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर गट प्रेजेंट होगा। और गट किस लिए होता है? फूड के डाइजेशन के लिए, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्ट फूड आउटसाइड ऑफ इट्स सेल्स। द एनिमल्स जिनमें गट नहीं होता उसमें उनके सेल्स में डाइजेस्ट होता है। अब जिन एनिमल्स में गट भी नहीं है, मतलब वो इतने भी इवॉल्व नहीं है कि उनके अंदर गट भी प्रेजेंट नहीं है, तो भाई फूड तो लेते होंगे ना, न्यूट्रिएंट तो कहीं से लेते होंगे अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है? वो डाइजेस्ट होता है थ्रू सेल्स, उनकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनिमल में, कुछ कॉम्प्लेक्स एनिमल आगे बढ़ते जाते हैं, उनके अंदर बॉडी कैविटी भी होती है, जैसे मैंने बताया। इस बॉडी कैविटी के अंदर गट भी प्रेजेंट होगा और बाकी ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, ऐसे करके। इस बॉडी कैविटी का नाम होता है सीलोम। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीलोम याद रखिएगा, सीलोम से कैविटी। सीलोम एक, आप इसको सिनोनिम के उस पर थ्रू भी यूज कर सकते हैं, कैविटी के सिनोनिम के रूप में सीलोम, क्योंकि ये कभी कभी आ भी जाता है, तो इंग्लिश में आपका बेनिफिट हो गया। सी साइंस एंड टेक इज एवरीवेयर, तो आपको बस उसको लॉजिक अप्लाई करके देखना है कि ये लग रहा है हमें या नहीं लग रहा है, क्योंकि आप कहीं भी चीज, अब एक चेयर को भी उठा लेना, उसमें भी साइंस है, उसमें भी कोई मोशन है, ठीक है। अब खाना भी खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उसमें भी एक मोशन है। तो यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम साइंस, आपको पढ़नी ही है, आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। मैं फिर से बोलूंगी, आपको अपना लॉजिक जो आपकी एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी, वो स्ट्रॉन्ग करनी है, और वो बेसिक से ही स्ट्रॉन्ग होगी। प्लीज मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी क्लास 6 to 12 की साइंस की बुक्स उठाइए एनसीईआरटी की, एंड रीडिंग करना शुरू हो जाइए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे अलग अलग टिश्यूज जो है ऑर्गन फॉर्म कर रहे थे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहे थे, तो ऐसे हमने 5 तरीके के ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं: स्केलेटल, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, रिप्रोडक्टिव। इनको मैं डिटेल में मैं जब बाद में पढ़ाऊंगी, जब मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब पढ़ाऊंगी, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जान लीजिएगा कि इतने तरीके के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब हम आते हैं स्पॉन्जेस पे। मैंने आपको बताया था कि हम स्पॉन्जेस डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आने वाले एनिमल किंगडम के वो चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज है स्पॉन्जेस एनिमल किंगडम में, और ये कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉरीफेरा एक तरह का फाइलम होता है, आप इसको किंगडम नहीं लिख सकते हैं। कहीं आप फंजाई मोनेरा में पॉरीफेरा को इंक्लूड कर लेंगे, नहीं, गलत होगा ये, ठीक है, क्योंकि पॉरीफेरा एक फाइलम है, किंगडम अलग है, फाइलम अलग है। मैंने आपको बताया था 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर याद रखना है, बार बार चाहे पढ़िए, बार बार लिखिए, बट ऑर्डर याद रहना चाहिए। तो ज्यादा डीप में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, पॉरीफेरा एक तरीके का फाइलम है। पॉरीफेरा नाम क्यों दिया? क्योंकि इनके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे। आपने देखा होगा जो स्पॉन्ज होता है जिससे बर्तन मांजते हैं, उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, तभी वो वाटर रिटेन कर पाता है। ऐसे ही स्पॉन्ज इसी का नाम है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, और इनकी बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती, तो ये सेल्स के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये बोला कि बॉडी कैविटी नहीं होती, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर बॉडी कैविटी नहीं है, गट भी नहीं है, ठीक है, तो ये सेल्स के थ्रू अपना फूड डाइजेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी और गट प्रेजेंट नहीं होता, वो सेल के थ्रू अपना फूड डाइजेशन करते हैं, ठीक है। फिर आता है फाइलम निडेरिया। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बट ये जरूर याद रखना है कि फाइलम होता है पॉरीफेरा, फाइलम होता है निडेरिया, आगे और फाइलम जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारे फाइलम आपको याद करने हैं, ठीक है। फाइलम निडेरिया, निडेरिया का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कोरल रीफ्स,
कोरल रीफ्स तो आप सबको पता होगा, लक्षद्वीप आइलैंड में अटॉल्स पाए जाते हैं, काइंड ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइंस में हमने ये पढ़ा, कोरल रीफ्स पढ़ा, फिर कोरल रीफ्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली, ये भी तो एक साइंस का पार्ट है, जबकि ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो इसीलिए साइंस एंड टेक हर चीज में इन्वॉल्व है, हर चीज में मर्ज्ड है, पढ़ना ही है, ठीक है। तो निडेरिया, अब ये पूछ लिया जाए कि कोरल रीफ्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, निडेरिया, ठीक है। बस ज्यादा उसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि निडेरिया एक तरह का फाइलम है, इसका एग्जाम्पल है कोरल रीफ्स, ठीक है। फिर आता है फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म कौन से फाइलम में आता है, प्लेटीहेल्मिन्स। आपने देखा छोटे बच्चों के पेट में ना कीड़े हो जाते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो, ठीक है। टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, तो वो इधर ऑपरेशन से और छोटी मोटी दवाई ले लेते हैं, उससे चले जाते हैं। बट वो काफी बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं ना कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो इन फ्लैट वॉर्म्स की वजह से ही हो रहा होता है, ठीक है। ये जो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, वो फ्लैट होगा, ये फ्लैट होगा बिल्कुल, ठीक है। फिर आता है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म जो है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों वॉर्म्स हैं लेकिन दोनों का फाइलम अलग है। फ्लैट वॉर्म का फाइलम जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, हेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है। और राउंड वॉर्म का फाइलम जो है वो निमेटोड है, ठीक है। राउंड वॉर्म्स जो है वो सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, कंप्लीट गट होता है इनमें, माउथ टू एनस, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। यहां से अब कंप्लीट गट प्रेजेंट होना शुरू हो गया, किसमें प्रेजेंट नहीं था, स्पॉन्जेस में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। निडेरियंस में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्स और निमेटोड्स में प्रेजेंट है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बट आपको ये एवोल्यूशन की सीरीज ध्यान में रखनी है, एवोल्यूशन की सीरीज किस तरीके से हो रही है वो चीज देखनी है। तो राउंड वॉर्म हो गया। फिर आता है एनालिड्स। एनालिड्स सबसे इजी फाइलम एनालिडा में होता है, वॉर्म। केचुए आप सबने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो बुक में तो देखे होंगे, बुक में देखे होंगे। तो अर्थवॉर्म जो है कौन सी फाइलम पे बिलोंग करते हैं, दैट इज एनालिडा। इनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, देखो ऐसे ऐसे सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट में डिवाइडेड होगी इनकी, सेगमेंटेड बॉडी होगी इनकी, ठीक है। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है और एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब अगर इसको ऐसे काट दिया तो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का ये मतलब है, ठीक है। ये इसका थोड़ा, ये अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म का थोड़ा डायग्राम है, आपको इतना डिटेल में अर्थवॉर्म का डायग्राम नहीं पढ़ना, बस ये याद रखिए कि अर्थवॉर्म की बॉडी में सेगमेंट होता है, सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में, बहुत सारे सेगमेंट, ठीक है। फिर आ गया मोलस्का। फाइलम मोलस्का से होते हैं ये, ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे। स्नेल मोलस्का के वो हैं, मोलस्का के अंडर आता है स्नेल, ठीक है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, स्पॉन्जेस पढ़ा, निडेरिया पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्स पढ़ा, नेमाटोड्स पढ़ा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि ये फाइलम की है, ये फाइलम है, ये सारी जो वर्ड्स हैं, मोलस्का, निडेरिया, ये सब फाइलम है। इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा किसी जीनस से, किसी ऑर्डर से या फिर किसी किंगडम से, ठीक है। मोलस्का ये ऐसा दिखता है, स्नेल तो सबने देखा होगा, ठीक है। मोलस्का क्यों बोला जाता है इसे, बॉडी में इसके शेल होता है, शेल आपने देखा होगा, कभी आप बीच पे गए होगे तो ये शेल देखा होगा, शेल के अंदर वो स्नेल्स होते हैं तो उनको ऐसे खोल के निकालते हैं, शेल के अंदर मोती भी होता है। तो शेल किस लिए होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, कैल्शियम की लेयर होती है, ठीक है, कैल्शियम की लेयर होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बॉडी वाटर आपको नहीं देखना है, बस ये ध्यान रखना है कि मोलस्का किस क्या होता है, फाइलम होता है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, मोलस्का से देखो, मैं आपको ना बताने के बता रही हूं, आपको याद नहीं रखना है। मोलस्का से सिंपल नर्वस सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हुआ था, राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म से शुरू हो गया था। मोलस्का से सिंपल नर्वस सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। ऑक्टोपस जैसे कि इसके पास ब्रेन भी होता है और आंखें भी होती है ऑक्टोपस के पास, ठीक है। और बहुत सारे मोलस्का के पास सेंस ऑफ टच एंड टेस्ट भी होता है।
मतलब अगर आप उसको टच करोगे तो भाग जाएगा, आपने कभी ऑक्टोपस को अगर देखा हो तो, और वो स्टिक भी कर जाता है आपकी स्किन पे अगर आप उसको हार्म करते हो तो, ठीक है। फिर आता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा, देखो आगे के फाइलम बहुत इजी हैं। मोलस्क नाम है, फाइलम मोलस्का है। आर्थ्रोपोड्स है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में क्या आता है सबको पता है, इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रस्टेशियंस, लॉबस्टर्स, क्रैब, केकड़ा, स्पाइडर, इंसेक्ट, जितने भी तरीके के इंसेक्ट हैं इस अर्थ पे सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। इनके पास स्केलेटल सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया, एक्सोस्केलेटन की, इनके पास जो है एक्सोस्केलेटन बनना शुरू हुआ। यहां से स्टार्ट हुआ स्केलेटल सिस्टम का डेवलपमेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरू हुआ राउंड वॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ से, ठीक है। और मोलस्का से शुरू हुआ नर्वस सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम शुरू हुआ आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। एनालिड्स की तरह आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड होते हैं, ये भी सेगमेंटेड होते हैं, याद रहना। तो जो है फाइलम सेगमेंटेड होते हैं, एनालिड्स और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कुछ सेगमेंट्स में 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। मतलब आप इसको देखिएगा, ये एक मक्खी है, मच्छर है, उस जैसे ही लग रहा है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये पार्ट हेड है, इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट थोरेक्स है, एब्डोमेन है। इंसेक्ट का की बॉडी जो है डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन नीचे, ठीक है। फिर आते हैं एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स जो हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा से हैं, इजी है। एकाइनोडर्म्स, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन होती है इनकी, जैसे कि स्टारफिश तो उसके बारे में सबको पता होगा। सी कुकुम्बर खाने वाला कुकुम्बर नहीं, सी कुकुम्बर होता है, ये एकाइनोडर्म में आता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि एकाइनोडर्म में आता है। अब यहाँ पे इसके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम आ गया, ठीक है। ये इवोल्यूशन की उस बेसिस पे बता रही हूं मैं कि इवॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां से हमने देखना शुरू किया, या ये चार्ट देखते ही आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा एवोल्यूशन का पार्ट, कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व है, फाइनल ह्यूमन कैसे हैं, वो सारा आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्पॉन्जेस, ओ सॉरी, स्पॉन्जेस जो है ये एसिमेट्रिकल टिश्यू भी नहीं था इनमें, स्पॉन्जेस के अंदर। फिर आए निडेरियंस, इनमें रेडियल सिमेट्री भी थी, टिश्यूज भी थे। फिर आए फ्लैट वॉर्म्स, इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री भी थी। फिर आए राउंड वॉर्म्स, इनके अंदर कंप्लीट गट, राउंड वॉर्म से, फ्लैट वॉर्म से जो है कंप्लीट गट, डाइजेस्टिव गट की शुरुआत हुई। फिर राउंड वॉर्म में बॉडी कैविटी आनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर ये सेगमेंटेड हो गए, ठीक है। फिर ये 2 चीजों में डिवाइड हो गए, ठीक है। एक तो जिनके अंदर सेगमेंट थे और एक जिनके अंदर सिमेट्री थी, ठीक है। सिमेट्री वाले मैंने आपको बताया एकाइनोडर्म्स, ठीक है, बायलेटरल बैकबोन। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा इवॉल्व आए वर्टिब्रेट्स। फिर जिसके अंदर सेगमेंट नहीं थे वो मोलस्का, फिर यहां से सेगमेंट जिसके पास शुरू हो गया एनालिडा, फिर और सेगमेंट, फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इस तरीके से इनका एवोल्यूशन। पहले इनके पास कुछ भी सिमेट्री नहीं थी, स्पॉन्ज के पास स्पॉन्ज से निडेरिया, फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म होते सेगमेंट्स, एक्सोस्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ डेवलप होता गया। और आखिर में जाके जब ह्यूमन तक पहुंचेंगे तो सारे सिस्टम दे आर एट इट्स बेस्ट, सारे सिस्टम बिल्कुल पार पे हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ये तो हमने बड़ा सारा इनवर्टिब्रेट्स के बारे में जिनके पास बैकबोन नहीं थी। अब हम बढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस होते हैं हम, हमारा अगर हमसे पूछ लें कि फाइलम क्या है तो हम कॉर्डेटा फाइलम के हैं, कॉर्डेटा, ठीक है। हमारे अंदर नोटोगॉड प्रेजेंट होती है, ये कॉर्डेटा, नोटोगॉड याद रखना कॉर्डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वर्टिब्रेट्स की, बैकबोन होगी, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है। स्कल होगा, ये रहा, खोपड़ी, कंकाल, ये सब होगा। स्कल, वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है वर्टिब्रेट की, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एक बॉडी को
पूरा स्ट्रक्चर मिल सके उस आदमी के लिए, इसीलिए ये सारी चीजें प्रेजेंट है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, अब क्या है कि वर्टिब्रेट बॉडी है ना, बॉडी कैविटी, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, तो अलग से डिपेंड होती है थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, दो उसमें। थोरेसिक मतलब इतना पार्ट, एब्डोमिनल मतलब स्टमक से नीचे। तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं इन कैविटीज में एनक्लोज्ड होते हैं प्रॉपरली। ठीक है, वर्टिब्रेट्स 4 टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं, नर्वस, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल। ये ध्यान रख लीजिएगा, नर्वस, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल। ये मैं आपको डिटेल में जब नर्वस टिश्यूज कराऊंगी, टिश्यूज, स्किन टिश्यूज में आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज कराऊंगी, तब आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि वर्टिब्रेट्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, नर्वस, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल। स्किन वाले होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मसल वाले, मसल्स टिश्यू स्केलेटल टिश्यूज, ब्रेन के होते हैं नर्वस टिश्यूज। ठीक है, तो ये है थोरेसिक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हार्ट और लंग हमारे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर एनक्लोज होता है, यानी कि अलग अलग कैविटी हैं अलग अलग ऑर्गन को एनक्लोज करने के लिए। ठीक है, फिश, अब यहां से हम शुरू हो जाएंगे। वर्टिब्रेट्स है, उन वर्टिब्रेट से एवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमन मैमल्स का, जो है पहले फिशेस आई, एक्सोथर्मिक, एक्वेटिक थी। ठीक है, पहली वर्टिब्रेट्स थी फिशेस, और 500 मिलियंस अगो ये आई थी। ठीक है, यहाँ आज के टाइम पे 3 क्लासेस हैं फिशेस लिविंग टुडे, जॉलेस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। ठीक है, 3 तरीके की फिश जो हैं आज के टाइम पे जिंदा हैं। ये 500 मिलियन साल पहले धरती पर आई थी, और ये पहली वर्टिब्रेट थी विच वर टू बी फॉर्म्ड ऑन अर्थ। ठीक है, ये रही जॉलेस फिश, जॉ नहीं होता इसका, कार्टिलेजिनस जिसके अंदर सिर्फ कार्टिलेज होता है, कोई स्केलेटल नहीं होता, बोनी कोई स्केलेटन नहीं होता, बोनी फिश जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या है, एम्फीबियंस जो है एक्टोथर्मिक, स्मूथ स्किन्ड वर्टिब्रेट्स, जैसे कि फ्रॉग। एक्टोथर्मिक मतलब रहने वाले, एक्टोथर्मिक मतलब बाहर सस्टेन करने वाले, यानी लैंड पे रहने वाले। फिशेस जो थी सिर्फ वाटर में रहती थी। ठीक है, जैसे फ्रॉग हो गई, छिपकली हो गई। ठीक है, ये सब फिशेस। और फिशेस सांस कैसे लेती थी, वो गिल्स से सांस लेती थी, उनके अंदर लंग्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन यहां से प्रेजेंट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रॉग की साइकिल बता रखी है, फ्रॉग अडल्ट है, एग फर्टिलाइज करता है, टेडपोल बनता है, फिर छोटा अडल्ट बनता है, फिर फ्रॉग बन जाता है। फिर आते हैं बर्ड। बर्ड एंडोथर्मिक है, ठीक है, एग लेइंग है बर्ड। ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैं, और इनके जो हाथ हैं, हाथ वो मॉडिफाई हो गए और विंग्स बन गए। ठीक है, फिर इनकी बहुत सारी अडेप्टेशन थी फॉर फ्लाइट, जैसे कि फेदर, अपने को ठंड से बचाने के लिए पंख, फर आ गए इनकी बॉडी पे, पंख आ गए। ठीक है, और एयर सैक, हॉलो बोन्स होती हैं। अब कहते हैं कि बर्ड का वेट मतलब उड़ क्यों, अगर बर्ड का वेट ज्यादा होता है तो वो उड़ नहीं पाती, तो इसीलिए बर्ड की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है ताकि उसकी फ्लाइट में हेल्प हो सके। ठीक है, बर्ड्स। फिर आते हैं लास्टली मैमल्स। मैमल्स एंडोथर्मिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं स्तनधारी, सबको पता है मैमल्स जो होते हैं वो स्तनधारी होते हैं। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स क्या होती है, वो ऑर्गन्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो मैमल्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को खुद से फीड कर सकती थी, खुद से फीड कर पाती थी। ठीक है, और मैमल्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, और अर्लीस्ट मैमल जो है 200 मिलियन ईयर्स अगो, मैमल से पहले रेप्टाइल थे। रेप्टाइल जो है वो एम्फीबियन से इवॉल्व हुए थे, यानी कि वो पानी और धरती दोनों पे रह पा रहे थे, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक। ठीक है, तो ऐसे ही फिर रेप्टाइल से बर्ड्स आए, एव्स आए, फिर बर्ड से इवॉल्व होके मैमल्स आए। ठीक है,
तो हमने देखा कि एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पर एवोल्यूशन का ढंग से पूरे ब्रीफ में हम तब देखेंगे जब एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है कि किस किस तरीके से इवॉल्व होके आए। पहले स्पॉन्ज में कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे बॉडी में कैविटी आती गई, बॉडी में सिमेट्री आती गई, बॉडी सेगमेंटेड होती गई। सेगमेंट होने के बाद बॉडी जो है ह्यूमन में बॉडी में जो है ऑर्गन सिस्टम बनता गया। ऑर्गन सिस्टम मतलब धीरे धीरे सारे ऑर्गन डेवलप होते गए। सबसे पहले डाइजेस्टिव गट, डाइजेशन के लिए गट हुआ, फिर पूरा हो गया, फिर स्केलेटल, फिर नर्वस, फिर हमारा ह्यूमन। वे आर द लास्ट एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट और हमारे अंदर सारी सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। तो ये यहाँ हमारा वाइंड अप होता है एनिमल किंगडम, ठीक है। एंड आई होप सबको समझ आया होगा एंड मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया है। यहाँ हमारा एनिमल किंगडम खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कोई दूसरा टॉपिक जो कि मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा यूपीएससी के। उससे मैं अभी फिर बोलूंगी कि प्लीज अपना बेसिक अपना बेसिक पढ़िए, इजी करिएगा, बेसिक अपना इम्प्रूव करिएगा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के, ठीक है। मैंने पढ़ाया है ना तो पूरा डीप में पढ़ाया है, ना ही पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ाया है। जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है आपके बेसिक को ठीक करने के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड थैंक यू।